देखिए, जब चरागाह सूख जाते हैं, जब मसाई लैंड के लोग, मसाई लोग, जो मसाई समुदाय के लोग हैं, जब एक चरागाह सूख जाता था, तो वो दूसरे चरवा हाँ, तो जब इनके चरागाह सूख जाते हैं, तब मसाई के लोग क्या करते थे, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए, ये सूख गया तो इस जगह चले गए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते ही रहते थे अपने जानवरों को लेके। किसकी तलाश में? हरे घास की, ग्रीन लैंड की तलाश में ये अपने जानवरों को लेके घूमते ही रहते थे, ताकि कभी भी इनके जानवरों को चारे का संकट ना आए। क्योंकि जब चरागाह सूख जाएंगे, पैस्टोलैंड सूख जाएंगी, तो ये अपने जानवरों को कहाँ चराएंगे। बट जैसे ही औपनिवेशिक शासन आया, जैसा कि भारत में आया था, जैसे ही औपनिवेशिक शासन आया, इनके जीवन में संकट ही आता चला गया। उन्होंने क्या किया, अपने अंग्रेजों ने या यूरोपियन लोगों ने इनके आने जाने पे, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ये जाते थे, उस पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी, और इन्हें ऐसी शुष्क पट्टी में रहने को मजबूर कर दिया कि वहां पर ये क्या करते थे, अपने जानवरों को चरा नहीं पाते। वहां घास के मैदान थे नहीं, बारिश बहुत कम होती थी, और इन पे इतने सारे जानवर थे, मैंने बताया लाखों की संख्या में इन पे ऊंट, लाखों की संख्या में भेड़ वगैरह थी। कैसे कैसे करके वो इन जानवरों को इधर से उधर लेके जाते थे। बट जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने आने जाने पे पाबंदी लगा दी। अब इनके जानवर 2 साल के अंदर 1933 से 34 के बीच इतना सूखा पड़ा कि इनके जानवरों की संख्या आधी रह गई। जबकि इनका मेन वो क्या था, अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, और उनसे जो भी मांस, अंडे या दूध मिलता था उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। आधे जानवर इनके मर गए। तो जब चरागाह सूख जाते हैं तो क्या होता है, समझ में आ गया? इनके जानवरों की संख्या आधी रह गई। उसके बाद है, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। सब पर, ये नेक्स्ट इसका हेडिंग है, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। क्या हुआ? औपनिवेशिक काल में, अब बहुत ध्यान से सुनना, औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी बहुत सारे बदलाव आए, और इसकी वजह से उन सभी चरागाहों पे एक सा असर नहीं पड़ा था। बहुत सारे चरवाहा पैसे वाले भी होते थे, उनपे जमीन भी होती थी। औपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज था, 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। इनका जो समाज था मसाइयों का, 2 श्रेणियों में बटा था। 2 कैटेगरी थी इनकी, 2 श्रेणियों में बटा हुआ था ये। पहला क्या था? पहला समुदाय क्या कहलाता था? वरिष्ठ जनों का, एल्डर्स का। एक दो समुदाय थे एल्डर्स के, वरिष्ठ जन, एल्डर्स कहलाए, जैसे घर में बड़े बूढ़े होते, एल्डर्स। और दूसरे थे योद्धा। दूसरे क्या थे? तो मसाई किन में बटा हुआ था? 2 श्रेणियों में बटा हुआ था इनका समाज। हर किसी का एक समाज होता है, इनका समाज भी 2 उसमें बटा था। एक थे वरिष्ठ मतलब एल्डर लोग, और दूसरे थे योद्धा। और वरिष्ठ लोग शासन चलाते थे उस समाज पर, और जो योद्धा होते थे वो शिकार करके लाते थे। समुदाय के मामलों में विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने का अधिकार किसको था? वरिष्ठ लोगों को। और योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे। योद्धाओं में कौन होते थे? नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीलों की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। ये लोग, योद्धा के नाम का मतलब है ये लड़ाई लड़ते थे, कबीले की अपनी रक्षा करते थे, और ये लोग सभी बड़े फैसले ये लोग लेते थे। वरिष्ठ जन का मतलब, एल्डर्स मतलब विचार विमर्श करना, कबीले की सुरक्षा के बारे में जानना, ये सब करते थे। और ये लोग जो थे योद्धा, अपने यदि कोई इनके समुदाय पे हमला करता था तो उससे अपने समुदाय की रक्षा भी ये लोग करते थे, और हिफाजत करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। वे समुदाय की रक्षा करते थे। दूसरे कबीलों के मवेशी को छीन कर लाना भी इनका काम था। दूसरे भी समुदाय होता था मसाई के अलावा, उनसे उनके मवेशी छीन कर लाना भी योद्धाओं का काम था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। अलग अलग चरवाहा समुदाय थे, मैंने बताया बैन, वस्त, तुर्काना, ये सब थे। तो जो जिसके ज्यादा मवेशियों को
हमला करके ले आता था तो पता चलता था वो चरवाहा समुदाय ज्यादा ताकतवर है। ये योद्धा लोग दूसरे जानवरों को खींच के लाते थे, युद्ध करते थे और जो भी सबसे ज्यादा जो युद्ध में जीतता था वो समुदाय ताकतवर कहलाता था। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा नहीं माना जाता था, तब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन जब तक नहीं माना जाता था, जो युवा होते थे उसे जब तक योद्धा वर्ग का सदस्य नहीं माना जाता था, जब तक वो दूसरे वर्ग के मवेशियों को छीन कर नहीं लाते थे। यदि वो छीन कर ले आते थे तो उसको योद्धा वर्ग का सदस्य माना जाता था। युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दांगी साबित करना कि हम योद्धा हैं, हम में ताकत है, वो साबित करनी पड़ती थी उन्हें। फिर वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। तो फिर से सुन लीजिए, मसाई जो समुदाय था उसमें उनका समाज दो श्रेणियों में बटा था, दो कैटेगरी में था। एक वरिष्ठ जन मतलब एल्डर्स, दूसरे योद्धा वॉरियर्स। इसका मतलब था कि वरिष्ठ जन उस समुदाय के सारे फैसले लेते थे, विचार विमर्श करते थे, और योद्धा लोग थे वो अपने समुदाय की रक्षा करते थे, युद्ध करते थे, दूसरे समुदाय से मवेशियों को छीन कर लाते थे। और उनका मुख्य काम क्या था कि जो मवेशी जो उनको सदस्य कब बनाया जाता था युवा वर्ग को योद्धा उसका, जब वो किसी दूसरे समुदाय के मवेशी छीन कर लाता था और अपनी ताकत को साबित करता था, जब उसे इसका सदस्य बनाया जाता था। मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले किए कि आने वाले सालों में इसका बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए। अब उन्होंने इनके मुखिया तय कर दिए। पहले तो इनके दो समूह थे लेकिन अब उन्होंने इनके मुखिया तय कर दिए, और बाद में उन पर उन्होंने अपने अपने कबीलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, और बाद में उन्होंने हमले और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। वो दूसरे समुदाय पे हमले और लड़ाई करते थे, उस पर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी। और उसके इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब ये धीरे धीरे क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। क्यों कमजोर होने लगे कि अंग्रेजों ने अब इनकी लड़ाई पर और दूसरे के मवेशी जो ये छीन कर लाते थे उन सब पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी। तो योद्धा और वरिष्ठ जनों की सत्ता क्या होने लगी, कमजोर होने लगी, क्योंकि इन पर किसने काबू कर लिया, अंग्रेजों ने काबू कर लिया। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे और उनके पास नियमित आमदनी थी, जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्जा भी देते थे। कुछ चरवाहा समुदाय के लोग, पेस्टोलिस्ट, वो लोग पैसे वाले थे, तो वो काम भी कर रहे थे, और अपने जो उनके कुछ गरीब लोग थे उन्हें भी क्या करते थे, वो लोग कर्जा देते थे सामान खरीदने के लिए। और ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए। बहुत सारे पेस्टोलिस्ट कहाँ जाकर बस गए, शहरों में जाकर बस गए, व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में रहकर जानवरों को पालते थे, और उन्हें चरवाहा और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। गांव में तो रहकर उनकी जो मिसेज थी और बच्चे थे वो जानवरों को देख रहे थे, और शहर में जाके वो चरवाहा जो थे और काम करने लगे। अब दो तरह से उन्हें आमदनी होने लगी, घर जानवरों से तो हो ही रही थी, और गैर वो लोग बाहर जाके जब काम करते थे उससे भी उन्हें आमदनी हो रही थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट भी गए तो वे और जानवर भी खरीद सकते थे। जो चरवाहा सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर कर रहे थे उनकी हालत अलग थी। मैंने बताया ना, दो तरह के थे, कुछ तो पैसे वाले चरवाहा थे और कुछ गरीब थे। जो सिर्फ अपने जानवरों पर निर्भर थे उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं थे। जब बुरा वक्त आया, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो उनके पास कोई साधन नहीं थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था, कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्य मिल जाता था। मतलब जैसे जैसे अकाल और सूखा पड़ा, उनके जानवर मरने लगे और चरागाह सूख गए, तब वो शहरों की तरफ पलायन कर गए। और वहां पर उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ लोग कोयले की खदानों में काम करने लगे, कोई सड़क निर्माण में काम करने लगा, कोई भवन निर्माण। तो इस तरह से उन्होंने अपना पेशा बदल दिया, जो वो करते थे वो पेशा उन्होंने बदल दिया। इस तरह मसाई समाज के दोनों स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जन और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह भले खत्म न हुआ पर पूरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। मसाई जो कि दो उसमें बटा हुआ था, अब इनमें दोनों में अंतर था। इन लोगों की ज्यादा चलती थी और इनकी कम। मतलब ये लोग सारे फैसले लेते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अंतर भी इनमें से अब खत्म होने लगा था। ये अंतर अब खत्म होने लगा था जब अंग्रेजों ने इन पे पाबंदी लगा दी। भले पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था लेकिन अस्त व्यस्त हो चुका था। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया था। अमीर चरवाहा और गरीब चरवाहों के बीच एक
वो खिंच गई थी, मतलब उनके बीच एक दूरी आ गई थी, अमीर और गरीब। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनके बीच एक फासला आ गया था, किसके, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच। तो इस तरह से सब पर इसका एक जैसा असर नहीं पड़ा। जैसे मैंने बताया, कुछ पैसे वाले चरवाहा थे, उन्होंने अपने जानवर जानवर का से भी वो कमा रहे थे और शहर में भी जाके कमा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर, गरीब चरवाहों पर। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब निष्कर्ष क्या निकला बच्चों इसका? हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय में अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानून और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया, आवाजाही पे रोक लगा दी। आवाजाही माने आना जाना। नए कानून बने और चरागाह उनके खत्म हो गए। जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता गया। जो चरागाह बचे थे वो भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए, क्योंकि जो चरागाह बचे गए उन पर ज्यादा जानवरों को चराया जाने लगा और वो भी खत्म होने लगे। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से ज्यादा बढ़ गई और सारी बंदिशें सौंप दी गई, चाहे वो इंडिया हो चाहे अफ्रीका हो। अंग्रेजों ने हर जगह बंदिशें की लगाई। फिर भी चराहा वक्त के हिसाब से खुद को ढालते रहे। जैसे जैसे वक्त आया अपने आप को ढालते रहे, लेकिन उस बदलावों ने उनका बहुत सारा उसने जीवन में चेंज ला दिया। जानवरों की संख्या वो कम करते चले गए। इलाकों में दाखिल न होने के लिए, लेन देन करने के लिए, रियायत व मदद के लिए सरकार पर वो दबाव भी डालते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपने काम धंधे ही बदल दिए। और चरवाहा अतीत के अवशेष नहीं, आज भी चरवाहा, हम ये नहीं कह सकते चरवाहा खत्म हो गया। आज भी आप देखो जानवरों को चराते हो गड़ेड़िए मिल जाते हैं, जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में खुश है। पहाड़ी और सूखे इलाकों के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो ये आपका चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो चुका है। कुछ मैंने आपको इसके शॉर्ट आंसर भी कराए थे और कुछ अब करा देती हूँ। मेन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, स्पष्ट कीजिए घुमंतू समुदाय को एक बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है, इस नियंत्रण आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो ये वही आपको देने पड़ेंगे, जो से पहाड़ों पर क्यों, पहाड़ों से नीचे आते हैं, क्यों बारिशों में जाते हैं, ये सारा आपको 2-3 उनका देना पड़ेगा। फिर है प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। पहले तो आपको ये जो पहला क्वेश्चन है, घुमंतू समुदायों को एक बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों आना पड़ता है, तो मैं ये अभी आपको ये करा देती हूँ। आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए। पहला तो लिखो आप, मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा लिख लो। घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ता है, लिखो, घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ता है ऐसे लिखो, घुमंतू समुदायों को एक जगह से दूसरी जगह मौसम के हिसाब से जाना पड़ता है। मौसम के हिसाब से जाना पड़ता है, क्योंकि 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 कुछ क्योंकि कुछ चरवाहा समुदाय क्योंकि कुछ चरवाहा समुदाय पहाड़ों, मैदानों और रेगिस्तानों में निवास करते हैं। में निवास करते हैं। फिर ये लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना है आपको, पहाड़ों में रहने वाले चरवाहा समुदाय, पहाड़ों में रहने वाले चरवाहा समुदाय पहाड़ों में रहने वाले चरवाहा समुदाय पहाड़ों में रहने वाले चरवाहा समुदाय सर्दी और गर्मियों के हिसाब से सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपना
सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपना आना जाना करते हैं। अपने ये लोग अपने मवेशियों के लिए, ये लोग सर्दियों के दिनों में, ऐसा लिखो, सर्दियों के दिनों में ये लोग अपने मवेशियों, मवेशी माने जानवर, अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में, चरागाहों की तलाश में भटकते रहते हैं। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं, जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं, तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में, आ जाते हैं। तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, तो इसी में से लिखो, जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, इसी में लिखो, जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, वे पुनः पहाड़ों पर चले जाते हैं। वे पुनः पहाड़ों पर चले जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, वे पुनः पहाड़ों पर चले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, पठारों में रहने वाले चरवाहा समुदाय, पठारों में रहने वाले चरवाहा समुदाय, पठारों में रहने वाले चरवाहा समुदाय बारिश के दिनों में, मध्य पठारों में आ जाते हैं, मध्य पठारों में आ जाते हैं। क्योंकि मानसून में ये पट्टी जानवरों के लिए, विशाल चरागाह बन जाती है, विशाल चरागाह बन जाती है। राजस्थान, अब देखो, रेगिस्तान में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले राइका समुदाय के लोग सूखा पड़ने की वजह से नए चरागाहों की तलाश में, सूखा पड़ने की वजह से नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ चले जाते हैं। तो
और फिर लिखना है इनके निरंतर आवागमन से, इनके निरंतर आवागमन से, इनके निरंतर आवागमन से पर्यावरण को बहुत फायदा होता है, पर्यावरण को बहुत फायदा होता है, क्योंकि मवेशी खेतों में बची हुई, क्योंकि मवेशी खेतों में बची हुई छूटों को खाते हैं, छूटों ऐसे लिखना, छूटों को खाते हैं, और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती है, और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है इसका, आपको ये दिए हुए प्रतिभूमि वन अधिनियम पेज नंबर 116 पे, इनका एक एक का लिखाऊंगी मैं। इन एक तो ये कानून बने थे, क्वेश्चन ये भी आता है कि अंग्रेजों के बनाए कानून से उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो पहला इन्होंने दिया प्रतिभूमि अधिनियम, प्रतिभूमि अधिनियम दिया है ना, तो पेज नंबर आप निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लेना प्रतिभूमि अधिनियम, पेज नंबर 104, और मैप जरूर कर लेना 106 का, इसका मैप सबको मैप जरूर करना है, ये वाला 106 पेज का। ऊपर हेडिंग डालोगे चरवाहा समुदाय, वो मैप जरूर करना है सबको अपने अपनी कॉपी पर। आपको प्रतिभूमि अधिनियम पेज नंबर 104, जहां लिखा है पहली बात, लिखा है यहां से करना है आपको। 1 2 3 6 लाइन में अंग्रेज अफसरों, अंग्रेज अफसर लिखा है। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था, मिल गया। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उस खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानून के जरिए सरकार और खेती हर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगे। और फिर नीचे की थर्ड लाइन, नीचे से थर्ड लाइन, ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी जिनका चरवाहा नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। यदि ये क्वेश्चन भी आता है कि चरागाह क्यों सिमट गए, तब भी यही आंसर लिखना है, समझ गए। क्योंकि उनकी जमीनें किसने ले ली थी, अंग्रेजों ने, तो उनके चरागाह सिमटने लगे। तो ये पहली उसका हेडिंग का आंसर है। सेकंड है वन अधिनियम, अंग्रेजों ने वनों के लिए नियम बनाए, चरवाहों को जाने पे पाबंदी लगा दी। तो ये भी मैं आपको अभी करवा रही हूँ, वन अधिनियम। कौन सी हेडिंग है, वन अधिनियम। और इन्हीं में से क्वेश्चन है, पहला तो यही आ जाएगा, उनके चरागाह क्यों सिमट गए, तो प्रतिभूमि वाला करना है। वन अधिनियम ने चरागाहों की जिंदगी, चरवाहों की जिंदगी कैसे बदल दी, तब ये करना है। पेज नंबर 104 पे दूसरी बात लिखा है, सेकंड थे लिखा है 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित कर दिया। अधिनियम का मतलब होता है कानून, पारित कर दिए। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। इन जंगलों से करना है, इन जंगलों में चरागाहों के घुसने पर, चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, पर लेकिन उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से बंदिशें लगा दी गई। अब उसके बाद, हाँ लगा दी गई तक कर लो। उसके बाद यहाँ से जिन क्षेत्रों में, ऊपर आ जाओ,
105 पे जिन क्षेत्रों में उन्हें की जगह चरवाहे कर लेना, जिन क्षेत्रों में चरवाहे को प्रवेश की छूट दी गई वहां पर उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। और उसके बाद आप करना नीचे से थर्ड लाइन, परमिट पे पहले ही लिख दिया जाता था, मिल गया, कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे, अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तो ये आज मैं इतना ही करा रही हूँ आप लोगों को, और कल बाकी का करा दूंगी, कल आपको उसके आगे का कराऊंगी। अभी तो टाइम है, कल करा देती हूँ, तो बहुत टाइम पड़ा है। अपराधी जनजाति अधिनियम भी करा देती हूँ। अपराधी जनजाति अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम तीसरे उस पर है, देखो तीसरे नंबर पे अपराधी जनजाति अधिनियम। अपराधी जनजाति अधिनियम क्या था, अंग्रेजों ने उन्हें जन्मजात क्या कर दिया था, अपराधी घोषित कर दिया था कि ये लोग अपराधी, शक की नजर से देखने लग गए थे उन्हें। तो अपराधी जनजाति अधिनियम इसी पे 105 पर थर्ड बात जो दी है ना, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखने लगे। फिर आप यहाँ से करना, घुमंतुओं को, घुमंतु लिखा है मैं बताती हूँ, 7th लाइन पर देखो, घुमंतुओं को अपराधी, 9th लाइन है, घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था, मिल गया, 9th लाइन पे सबको मिल गया। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित कर दिया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से करना, इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अनुचित सूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया, जो उनको बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी। ग्राम पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। मिल गया। इसके बाद आपको करना है, नेक्स्ट है चराई कर। चराई कर क्या था, जब जानवरों को वो चराते थे तो जितने जानवर होते थे उतना ही उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ये कहलाता था चराई कर। आपके 2 जानवर हैं तो उस हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा। जैसे हम बस में जाते हैं तो हमें टिकट देना पड़ता है ना, 4 है तो 4 का टिकट, 2 है तो 2 का टिकट। तो ऐसे जितने जानवर आप जंगल में लेके जाओगे आपको उतना ही टैक्स वहाँ देना पड़ता था। तो ये कहलाया आपका चराई कर। क्या कहलाया, चराई कर। ये वाला और कराती हूँ मैं आपको, चराई कर। ये भी इसी के नीचे आ जाओ, 4th लाइन, आमदनी, अपनी आमदनी बढ़ा, अपनी की जगह अंग्रेज लिख देना। अंग्रेजों ने, अपनी की जगह क्या कर दोगे, अंग्रेजों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लगान, यहाँ से अंग्रेज हटा देना, के लिए लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। फिर यहाँ से करना, यहाँ तक की, फिर यहाँ से 3rd लाइन पे, यहाँ तक कि मवेशियों पर टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। मिल गया, यहाँ तक कि मवेशियों पर टैक्स वसूल करने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चलने में एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। मिल गया। फिर यहाँ तक आ जाओ, 18 नीचे, 1880 लिखा है, 3rd लाइन नीचे से 3rd लाइन के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों के पास एक पास जारी कर दिया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं, उनको कितना टैक्स चुकाना है, इस बात को उसमें दर्ज किया जाता था। यहाँ तक कर लो। अब